ज़रा इस सवाल को देखिए क्या पूछा गया है। 66 बीपीएससी का सवाल है और निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। यानी कि महात्मा गांधी जो टॉपिक है ना, इससे देश का कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें गारंटी होती है कि सवाल पूछा ही जाएगा। तो जो गांधीवादी आंदोलन है, इससे रिलेटेड मैंने यूपीएससी के पीवाईक्यू तो आप लोगों को करवा दिए हैं, लेकिन अब हम लोग आसान, मध्यम स्तर के और कुछ बहुत ही कठिन सवाल, इनका भी प्रैक्टिस कर लेंगे अभी से लेकर 13 तारीख तक का जितना भी समय है, क्योंकि यूपीएससी पीवाईक्यू में ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा चुका हूँ। साइंस का भी कंप्लीट हो गया है, साइंस एंड टेक बाकी है, उसको भी मैं जल्द ही कंप्लीट करवा दूँगा। उसके साथ साथ मैं ऐसे एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा जहां से एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है और उसको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बस आप बने रहिए और प्रैक्टिस कीजिए जितने भी मैं करवाता हूं आपको। ओके, तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से गांधी जी पर आधारित जितने भी सवाल हैं उन सभी को प्रैक्टिस करेंगे, एक एक करके हर चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। पहले उनसे जुड़े हुए उनके जो आरंभिक जीवन है उससे जुड़े हुए सवाल होगा, फिर उनसे रिलेटेड आंदोलन से सवाल होगा, उसके साथ साथ मैं आपको और भी कॉन्सेप्ट जो होता है गांधी से रिलेटेड वो भी मैं आपको बताता चलूँगा, जिससे तथ्य आधारित और स्टेटमेंट आधारित दोनों प्रकार के सवाल आप सॉल्व कर लें। इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री के जो बुक और लेखक हैं वो भी मैं अलग वीडियो में आपको उसके क्वेश्चंस करवा दूंगा। ओके, करमचंद गांधी दीवान थे, पूछा गया है तो उपयुक्त के सभी राज्यों के पोरबंदर, राजकोट और बंकानेर के करमचंद गांधी जो पोरबंदर, राजकोट और बंकानेर राज्य के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे, इनका उपनाम काबा था। आपसे यही चीज़ पूछेगा तो आप मार दोगे पोरबंदर के थे, क्योंकि पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। तो इस तरह से नहीं होता है, तीनों जगहों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि बीपीएससी में पूछा जा सकता है। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। इस सवाल में कई सारे बच्चों ने गलती की थी क्योंकि हम पढ़ के नहीं जाते हैं जनरली। इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर से पढ़ा था उन्होंने। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता के प्रमुख नेता रहे हैं। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये जब किसी ने पहली बार पढ़ाया गया होगा तो लोगों को लगा होगा कि ये थोड़ी ना पूछेगा, लेकिन एग्जाम में देखिए पूछा उन्होंने। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामलाल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया था। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई की थी। गांधी की जो किताब आती है ना, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उनका जो आत्मकथा है वो अगर आप पढ़ के गए होते तो ये भी सवाल सही हो जाता। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन इसको कहा जाता है, इंडियन ओपिनियन कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। यह कौन कौन सी भाषा में था? अगली बार ये पूछ सकता है आपसे, इसीलिए बोलते हैं घटनाचक्र के सवाल से ज़्यादा उसके एक्सप्लेनेशन मायने रखते हैं। कौन कौन सी भाषा में है? तो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में है। मैं ही आपसे एमसीक्यू बनाकर पूछूंगा कि इंडियन ओपिनियन निम्न में से किस भाषा में प्रकाशित नहीं होता था, तो वहाँ पर आप गलती कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये इंग्लिश में भी है, तमिल में भी है, दक्षिण भारत की एक भाषा है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी है, और चूँकि गांधी जी गुजरात से थे तो गुजराती भाषा भी है। इन 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। वर्ष 1904 में डरबन में फीनिक्स फॉर्म की स्थापना भी गांधी जी ने। अगला सवाल है कि फीनिक्स फॉर्म कहाँ पर है? तो सी, डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। सी इसका आंसर हो जाएगा। 1904 इसी में स्थापित किया था ये। अभी 2024 चल रहा है, कितना वर्ष हो गया आपको पता ही होगा। एम.के. गांधी समर्थक थे किसके? तो दार्शनिक अराजकतावाद के, ये उनके दर्शन का नाम है। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अधिक जोर देना चाहिए। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे, यानी कि स्टेट नहीं होना चाहिए। स्टेट का मतलब बिहार झारखंड से नहीं है, स्टेट का मतलब सरकार से है, क्योंकि स्टेट जब भी होता है तो जो समाज है, मुक्त समाज, उस पर कुछ प्रतिबंध आरोपित होते हैं। लेकिन स्टेट वो अनिवार्य तत्व है जिसके बिना इंसान जो है वो जानवरों जैसी प्रवृत्ति में बंध जाएगा। जंगल में कोई स्टेट नहीं होता, इसीलिए वहाँ पर जंगल का कानून चलता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कानून चलता है। लेकिन समाज में स्टेट विद्यमान होता है, इसलिए कमज़ोर आदमी भी रह सकते हैं, महिलाएं भी रह सकते हैं, पुरुष भी रह सकते हैं, बच्चे भी रह सकते हैं। GS1 का अभी पीटी के बाद जब मैं आपको लेक्चर लूँगा, पॉलिटी पढ़ाऊँगा इस बार मैं आपको अलग अलग, तो उस दौरान मैं आपको समझाऊँगा कि इंसान के लिए और समाज के लिए स्टेट क्यों आवश्यक होता है। चलिए यहाँ पर आ जाइए। तो इसको दार्शनिक अराजकतावाद कहा जाता है बंधुओं, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। ये बड़ा ही यूनिक सा सवाल है यूपी लोअर में।
यूपी वाले हिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे शानदार बनाते हैं, ये तो मैंने हमेशा ही बोला है। निम्न से गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो सत्य और अहिंसा है। गांधी जी का राम राज्य का क्या तात्पर्य है? भगवान श्री राम का जब राज्य चलता था तो उसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। सत्य और अहिंसा, उसके साथ साथ दंड की भी व्यवस्था थी कि ना, क्योंकि बिना दंड के स्टेट की परिकल्पना की ही नहीं जा सकती है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ही होता है। तो राम राज्य की अवधारणा का तात्पर्य होता है ऐसा राज्य जहाँ पर न्याय की स्थापना होती हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य और अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल हैं। गांधी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ कौन सा है? तो सत्य के प्राप्ति का रास्ता है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा। इस्लाम में है, इस्लाम में राम राज्य को क्या कहा जाता है? इस्लाम में कहा जाता है रियासत मदीना, रियासत ए मदीना, जो पैगंबर मोहम्मद ने स्थापित किया था, न्याय का शासन स्थापित किया था। तो ये माना जाता है। आपको अलग अलग धर्म का मैं इसलिए बता देता हूँ, क्या पता कभी कहीं पर टकरा जाएं। अगला है, देखिए क्या है, सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वहीं मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत भी अहिंसा। इतने ज़्यादा अहिंसावादी थे, सुई लगाने से बचते थे गांधी जी। गांधी के संदर्भ निम्न से कौन सा सही है? इसका उत्तर हो जाएगा डी। समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, यानी कि इसका क्या तात्पर्य हुआ? तो गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। समाजवाद की परिकल्पना का मतलब क्या है? जहां पर जो राज्य है ये 100% वेलफेयर होगा। समाजवाद का तात्पर्य होता है संसाधनों का आवंटन जो है ये समान रूप से किया जाएगा, समान रूप से किया जाएगा। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ। मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय, सभी का उदय, सर्वोदय, सभी लोग आगे बढ़ें एक साथ। असमानता नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, ना तो न्याय की असमानता, ना तो राजनीति की असमानता, ना तो अर्थ की असमानता। असमानता का तात्पर्य हम लोग केवल गरीबी अमीरी से लेते हैं, जबकि असमानता का तात्पर्य है न्याय और कानून में भी असमानता होती है। अंबानी साहब का पहले एफआईआर दर्ज होगा कि आपका एफआईआर पहले दर्ज होगा, इसी को असमानता कहा जाता है। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। इसीलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। फिर से लोअर का है, यूपी लोअर 2023 मेंस का सवाल है। यूपी जीआईसी का भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके सवाल आप देखेंगे तो आपको लगेगा कहाँ से पूछा है इन्होंने। गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में निम्न से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? बहिष्कार, धरना, उपवास, हड़ताल। तो हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान देते थे वो। गांधी की सत्याग्रह रणनीति हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। गांधी के सिद्धांत के अनुसार निम्न से कौन सा एक कथन सही नहीं है? उनके सिद्धांतों के अनुसार कौन सा एक सही नहीं है, ये पूछा गया है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ये नहीं है। शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि हृदय परिवर्तन और जीतने पर विश्वास करते थे। किसी को जीतना और किसी को पराजित करना, इसमें अंतर होता है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप कौन सा है? तो गरीबी का स्थायित्व। जो गरीब व्यक्ति हैं वो अगर गरीबी है ही देश में विद्यमान, तो दरअसल में उस देश में हिंसा का सबसे भयानक रूप विद्यमान है, क्योंकि गरीबी को सबसे बड़ा अभिशाप मानते थे महात्मा गांधी, और होता भी यही है। पॉवर्टी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, किसका कथन है ये? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसको आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो आत्मनियंत्रण का बताया था उन्होंने, सेल्फ कंट्रोल का है। गांधी जी का जो उनके ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग है वो बड़ा ही खराब है, पढ़ेंगे कभी तो आपको पता चलेगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे हैं? 21 वर्ष रहे हैं। इसका उत्तर बी हो जाएगा। सबसे आसान सवाल था ये। देखिए क्या है, गांधी जी अफ्रीका लगभग 21 वर्ष में रहे और गांधी 24 की उम्र में 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत किस वर्ष लौटे? तो 1915 में लौटे हैं। 1915 में लौटे हैं, 1915 में लौटे हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और दक्षिण अफ्रीका किस रेलवे स्टेशन गांधी जी को फेंका गया था? तो पिट्समरिट्सबर्ग नाम है इस स्टेशन का। इसका उत्तर बी हो जाएगा। ये तो वन लाइनर हो गया, अच्छे सवाल भी आएंगे। एम.के. गांधी निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? सर्वप्रथम भाग लिया था ये पूछा जा रहा है। भाग लिया था ये पूछा जा रहा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में उन्होंने सबसे पहले भाग लिया था। राम जो शुक्ल हैं वो वहाँ से उनसे कहाँ पर मिले थे, किस अधिवेशन में मिले थे? तो लखनऊ अधिवेशन का उसमें नाम आता है।
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित था। कहाँ पर था? तो अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित था। अहमदाबाद के बाहर स्थित था। अहमदाबाद के बाहर, इसका उत्तर बी हो जाएगा। अभी लग रहा होगा आपको ये कौन से सवाल हैं, एग्जाम में आप कंफ्यूज होंगे इसी में। महात्मा गांधी 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे का आश्रम बनाया था। इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसको सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। आज भी ये गांधी आश्रम मौजूद है। महात्मा गांधी संबंध निम्नलिखित आश्रमों से कौन सा सबसे पुराना है? तो फिनिक्स आश्रम जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में डरबन में बनाया था 1904 ईस्वी में, ये सबसे पुराना माना जाता है। ये सबसे पुराना माना जाता है। फिनिक्स आश्रम इसको कहा जाता है। फिनिक्स आश्रम इसको कहा जाता है। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। ये फिनिक्स आश्रम इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको 2000 ईस्वी में फिर से दोबारा खोला गया। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अपनाया था। गांधी पिक्चर देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। ये गांधी चैप्टर ही मैं नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक के सारे सवाल हम लोग फिर से करेंगे, है ना। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी के द्वारा खोले गए धर्माद अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। बीमारी दुखियों का इलाज भी किया। कंपाउंडर के रूप में भी काम किया था उन्होंने वहाँ पर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, इनको माना जाता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और CR दास जो हैं, चित्तरंजन दास जो हैं, ये किनके राजनीतिक गुरु थे? तो इनको इनके पास भेजा था कि इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को भेजा था। कि इन्होंने भेजा था? तो गांधी जी ने ही भेजा था कि तुम CR दास के पास जाओ, वो आपको राजनीतिक शिक्षा देंगे। तो राजनीतिक शिक्षा CR दास जी ने किसको दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस को। उनका राजनीतिक गुरु CR दास जी हो गया। उसी प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। उनको भारत की राजनीति के लिए उन्होंने ही ट्रेन किया था। उन्होंने ही कहा था कि भारत घूमो, भारत आए हो तो भारत घूमो, भारत को पहचानो। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। लिबरल थे। ये कौन थे गोखले? तो लिबरल थे। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडर में नहीं हो सकता है। वो साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। यानी कि प्रोसेस आपका पवित्र होना चाहिए और जो आप रिजल्ट चाहना चाहते हैं वो भी पवित्र होना चाहिए। आपका उद्देश्य भी पवित्र होना चाहिए और आपका लक्ष्य भी पवित्र होना चाहिए। वह साध्य और साधना दोनों पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचार से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? तो जन कल्याण के लिए सक्रियता। जन कल्याण के लिए अगर आप भी सक्रिय हैं तो आप भी दरअसल राजनीति में ही हैं। गांधी ने राजनीति को जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न से कौन सी उसमें विशेषता नहीं है? तो सत्ता का उसमें कोई स्थान नहीं था। आपको समझना हो तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। आसान भाषा में हमारे यहाँ के लोग समझते ही नहीं हैं। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है। दुनिया में चीन हो, वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, दक्षिण अफ्रीका हो, दुनिया का कोई भी देश जिसने औपनिवेशिकता को हराया तो उसका जो सबसे मेन लीडर था वही उस देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी है पद ग्रहण किया। लेकिन भारत जब आज़ाद हो रहा था तो गांधी जी दंगा शांत कर रहे थे नोआखली में। उन्होंने कोई पद नहीं लिया, कोई प्रतिष्ठा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया उन्होंने, कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला कि ये पद वगैरह आप ही लोग रखिए, मेरा काम है जन कल्याण, मैं वही करता रहूँगा। ये है खासियत जो आप समझेंगे। अब सत्ता उनके राजनीति में कोई स्थान नहीं रख सकता है। अगर वो चाहते तो जो पद चाहते वो ले सकते थे। वो किंग मेकर थे, किंग नहीं थे। किंग मेकर किंग से बड़ा होता है। गांधी जी ने अभी एक आई तो है फ्रीडम एट मिडनाइट, आप देख सकते हैं। गांधी राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें नैतिकता, धर्म, मानवता का समावेश था। लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदेश राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा तो बता दिया, बाकी आगे फिर किसी दिन पढ़ेंगे। निम्न से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो महात्मा गांधी जी ने गढ़ा था। महात्मा गांधी के भतीजे मगनलाल गांधी द्वारा सत्याग्रह, सदाग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सदाग्रह शब्द का अर्थ है सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी ने सुधार कर इसको सत्याग्रह शब्द से परिवर्तित कर दिया और अब ये वर्ड ही बन गया है सत्याग्रह। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने ही किया था।
सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल महात्मा गांधी जी ने ही भारत में 1917 में चंपारण बिहार में जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है उसकी शुरुआत अपने बिहार से ही होती है। ठीक है, तो वहीं पर किया था। ये गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। गांधी जी कहाँ आकर बने, तो बिहार आकर ही बने। निम्न से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था। सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था उन्होंने, इसीलिए इसको पहला सविनय अवज्ञा भी कहा जाता है। इसी प्रकार से बीपीएससी ने सवाल पूछा था कि प्रथम सविनय अवज्ञा कौन सा है, तो वो है आपका 1917 का चंपारण सत्याग्रह। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। इसमें ही उन्होंने उपयोग किया था किस चीज़ का, तो सत्याग्रह का, सत्य और अहिंसा का। उनको जो पकड़ा, उन्होंने बोला कि आप अपनी गलती स्वीकार करो। उन्होंने बोला नहीं करेंगे। उनको बोला वापस चले जाइए, हम आपको नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने बोला वापस नहीं जाएंगे। उनको बोला कि आपको 100 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। उन्होंने बोला नहीं देंगे। क्या कर लोगे आप? तो बोला कुछ नहीं, ठीक है, आप आज़ाद हैं आज से। तो इस तरह के व्यक्ति थे। ये चीज़ हमें किसने सिखाया कि बिना हथियारों के भी हम किसी से अपनी बात मनवा सकते हैं? तो गांधी जी ही वो थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 1918 में गुजरात के खेरा में किसानों की नष्ट हुई फसल के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देकर महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह किया। धातव्य के महात्मा गांधी और रॉलेट एक्ट का प्रारंभ 1919 से ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट का विरोध स्वरूप भी किया गया था। उसके बाद तो खेरा सत्याग्रह होता है, अहमदाबाद मिल हड़ताल होता है, लेकिन शुरुआत चंपारण से मानी जाती है, चंपारण से मानी जाती है। अगला सवाल देखिए, बड़ा ही शानदार सा है, यूपी लोअर का है। यूपी लोअर का सवाल है, निम्न से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए, कि इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करने, हिंदू राजनीति कर। 4 ऑप्शन ही इतने खराब दिए इन्होंने कि आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका उत्तर ए हो जाएगा, निष्क्रिय विरोध करने के लिए भी वो जाने जाते हैं। विदेशी वस्त्र की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। इस चीज़ का विरोध किसने किया था कि विदेशी वस्त्रों को नहीं जलाना चाहिए, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, किसी भी आंदोलन में विदेशी वस्त्रों को नहीं जलाना चाहिए। ये चीज़ किसने कहा था? इन्होंने विरोध किया था कि गांधी जी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। तो ये कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसका विरोध किया था कि विदेशी वस्त्रों का होली जलाना ये संसाधनों की बर्बादी है, ऐसा इन्होंने कहा था। दोनों पक्षों को ध्यान में रखिएगा। आपके मेंस एग्जामिनेशन में 3 लोगों के सवाल जरूर एक पूछे जाते, 1 2 3 कौन कौन से हैं? तो एक हैं गांधी जी, उसके बाद एक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और एक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक ना? तो इन तीनों के बारे में विशेष रूप से आप मेंस के दृष्टिकोण से भी पढ़िएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या समझता था? तो निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। आपको पता है कि भारत में बने हुए, हाथ से बने हुए कपड़े ब्रिटेन के मार्केट में इस तरह घुस गए थे कि ब्रिटेन के कंपनियों पर प्रभाव पड़ने लग गया। तो वहाँ पर एक्ट बनाया गया कि भारतीय कपड़ों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप पर जुर्माना लग सकता है, आप पर मुकदमा हो सकता है। एक महिला के पास जब भारतीय रुमाल मिल गया तो उसके ऊपर में जुर्माना लगाया गया था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? भारतीय कपड़ों पर बहुत ही हाई ड्यूटी लगा दिया। आप लोगों से जब मेंस में आंसर राइटिंग में करवाता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता, हाई ड्यूटी लगाई जिससे भारतीय कपड़े अत्यधिक महंगे हो जाएं। और भारत में भी उन्हीं का राज था, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर सस्ता, उस पर कोई ड्यूटी ही नहीं लगाया। तो वहाँ के मशीन के बने हुए कपड़े भारत के काश्तकारी को ख़त्म कर दिया। 1933 में जब विलियम बेंटिक भारत आता है, भारत का गवर्नर जनरल बनता है पहला, तो क्या बोलता है कि भारत के मैदान जो हैं भारत के काश्तकार और मजदूरों की हड्डियों से पटे पड़े हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, IAS प्री 1993 का है और ये आपका क्या है? तो क्रम में लगाना है आपको। बहुत आसान सवाल है। चंपारण सबसे पहले होगा और असहयोग सबसे बाद में होगा, इसी प्रकार से होना चाहिए। चंपारण सबसे पहले होना चाहिए और असहयोग सबसे बाद में होना चाहिए। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इन दोनों में अगर आप कन्फ्यूज भी हैं तो भी आप कर सकते हैं। खैर कन्फ्यूज तो नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 ही इसका उत्तर होना चाहिए, सही क्रम लिखा हुआ था।
चंपारण 1917, अहमदाबाद फरवरी 1918, खेरा मार्च 1918 और सहयोग 1920 से 22 चला है। फिर चोरी चोरा के पश्चात से एंड हो जाता है। उसके बाद से स्वराज दल का स्थापना होता है। स्वराज दल का स्थापना कहाँ पर होता है और कौन कौन करते हैं ये आप मुझे बताएंगे। निम्न से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रथा 3/20, 20 कट्ठे का अपने यहाँ पर 1 बीघा होता है। बिहार में होता है 1 बीघा, तो 3/20 यानी कि 20 कट्ठे में से कितना, तो 3 कट्ठे पर क्या करना है आपको, तो नील की खेती करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? 4 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जरा इसका उत्तर निकालिए जरा ढंग से। अब तो एग्जाम में कुछ दिन बचे हुए, अब तो पता होना चाहिए आपको इसका उत्तर। वीडियो पॉज करके निकालिए, क्या पता 13 तारीख को यही सवाल आए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, चारों के चारों सही हैं। यूपी पीएससी जीआईसी में सबसे अच्छे शानदार सवाल देखने को मुझे मिलते हैं। यूपी पीएससी में भी काफ़ी अच्छे सवाल पूछते हो लोग, नया ढूंढ के लाते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे वो। और एक और लेखक हैं जिन्होंने वॉर एंड पीस लिखा है, उनसे भी प्रभावित थे, लियो टॉल्स्टॉय। वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति उनकी किताब है, बहुत ही अद्भुत सी। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। बाकी तो आपको पता ही है। अगला सवाल देखिए क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था, ये आईएएस प्री 2011 का सवाल है, कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक से प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? इस पुस्तक के कौन सा एक संदेश था ऐसा? इसका संदेश था व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। सभी का कल्याण जब तक नहीं है तब तक किसी व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा। कोई एक व्यक्ति भी गरीब है तो पूरा समाज में गरीबी है, और अगर कोई एक व्यक्ति भी दुखी है तो समाज में अन्याय है। यही वो सिद्धांत है अनटू द लास्ट का, जो दुनिया में बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। जॉन रस्किन की पुस्तक है। अगले सवाल पर चलते हैं कि गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है? तो उपयुक्त सभी से, रस्किन बॉन्ड से, थोरो से और टॉल्स्टॉय से। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा होगा, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो प्रभावित होंगे आप किसी चीज़ से, है ना। कई बार टीचरों से हो जाते हैं आजकल के बच्चे, मत होइए, बिल्कुल नहीं। पढ़िए, किताबों में डूबिए, जितना डूबेंगे उतना कुछ मिलेगा आपको। सिलेबस से बच्चों को फुर्सत ही नहीं मिलता, कैसे किताब पढ़ें। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधी जी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। वॉर एंड पीस इनकी किताब है, बहुत ही सुंदर। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा ली। सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा किससे लिया उन्होंने? तो थोरो से लिया। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। गीता का भी तो यही है कि आपके भीतर ही सब कुछ है, आपके भीतर ही ईश्वर है। से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए, यह उनके अहिंसक और सहयोग का आधार बना। इसका उत्तर डी हो जाएगा। निम्न से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन के समय वो भारत में नहीं थे। वो कहाँ पर थे? तो दक्षिण अफ्रीका में थे। बाकी खिलाफत, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 और भारत छोड़ो 1942, इन सभी से प्रभावित थे वो। निम्नलिखित सत्याग्रह से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो बारदोली का सरदार पटेल ने किया था। यहीं पर महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की संज्ञा दी थी। गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा 1930, भारत छोड़ो 1942 का नेतृत्व किया, जबकि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिनका सरदार यहाँ पर उनको उपाधि दी गई। किनके द्वारा? तो लोगों के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटर कैसा होता है, अगर ये पढ़ना हो, ये सीखना हो तो वल्लभ भाई पटेल को पढ़िए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़िएगा, उनकी जीवनी पढ़िए, ढूंढिए। निम्न कथनों से गांधी के संदर्भ में कौन सा सही है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया उन्होंने। हरिजन सभा बनाया। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, समझिएगा इस चीज़ को। कॉन्सेप्ट इसी को बोला जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था ना, तो दरअसल में केवल अंग्रेजों से आज़ादी को लेकर नहीं चल रहा था, ये सामाजिक सुधार का भी आंदोलन था। सामाजिक सुधार का भी था बंधुओं, और हमारी आज़ादी का भी आंदोलन था। यानी कि हमें अपने समाज को भी सही करना था और हमें आज़ाद भी होना था ब्रिटिशर्स से।
सामाजिक सुधार आंदोलन में ज्योतिबा फूले का नाम आता है, डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम आता है, और भी कई सारे महान सुधारक हुए हैं जिनका नाम आता है। जैसे इसमें और किन का नाम आ जाएगा तो राजा राम मोहन राय जी का आ जाएगा और स्वामी विवेकानंद जी का आ जाएगा। वहीं आज़ादी के लिए किनका नाम आता है तो आप भगत सिंह जी का मान सकते हैं, भगत सिंह जी का, नेहरू जी का मान सकते हैं, सरदार पटेल का मान सकते हैं, मौलाना आज़ाद का नाम मान सकते हैं। ये सब क्या हो गए तो आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, हिंसक अहिंसक और भी बहुत सारे हो गए, सुभाष बाबू भी हो गए। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे थे जो दोनों के लिए काम कर रहे थे। उसमें से एक आपको मिलेंगे कौन तो गांधी जी, उसके अलावा कोई नहीं मिलेगा, उसके अलावा कोई भी नहीं है। कोई भी एक भी पर्सन नहीं है जिसने समाज को भी सुधारना चाहा और अंग्रेजों का भी विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कभी अंग्रेजों का विरोध नहीं किया और ज्योतिबा फूले जी ने कभी विरोध नहीं किया अंग्रेजों का। राजा राम मोहन राय जी ने कभी बाहरी लोगों का विरोध नहीं किया, आज़ादी के लिए आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने, समाज सुधार का काम किया उन्होंने, है ना। जबकि भगत सिंह जी ने कभी समाज सुधार के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया, समाज को जागृत करने का बहुत प्रयास किया उन्होंने, लेकिन उनकी आवाज़ छोटी रह गई क्योंकि उनका कालखंड बहुत छोटा रहा। सरदार पटेल जी का समाज सुधार आंदोलन पर नहीं है, वो संघर्षरत रहे ब्रिटिशर्स से आज़ादी का। ये आप इस प्रकार से बांट कर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिमाग जागृत होगा आपका समझने के लिए। ओके, तो गांधी जी ने सभी तरह प्रयास किया। महात्मा गांधी जी का प्रयास समाज सुधार को लेकर भी है, जहाँ पर वो हरिजन संघ, उसके अलावा छुआछूत को निपटाने के लिए कई सारे काम करते हैं और साथ में ब्रिटिशर्स का भी विरोध करते हैं। दशम सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते हैं कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसके लिए बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता हूँ। गांधी जी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था, उपयुक्त सही विकल्प। एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम आता है, दोनों काम जिन्होंने किया वो है तिलक, बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रवाद के उत्थान में जितना इनका योगदान है उतना पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसी व्यक्ति का योगदान नहीं है। ठीक है, इनका भी कालखंड थोड़ा छोटा रहा, ये इनके साथ भी दिक्कत रही। महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। गांधी नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन में किसमें जोड़ा गया था तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, चंपारण के बाद जोड़ा गया था। चंपारण के बाद महात्मा शब्द, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनको महात्मा से संबोधित किया था। सबसे पहली बार टैगोर ने संबोधित किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी सबसे बड़े लेखक, उनकी कृति आज भी पढ़ेंगे तो अद्भुत है वो। निम्न से किसने गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे तो प्यारे लाल थे। प्यारे लाल थे। नोआखली में दंगा हुआ था, सरकार समर्थित दंगा था, क्योंकि बंगाल जो था ना, ज्वाइंट बंगाल उस समय था। ज्वाइंट बंगाल जो था उसमें क्या हो रहा था तो वहाँ पर मुस्लिम लीग की सरकार थी, तो सोहरावर्दी ने जानबूझकर दंगे करवाए थे चारों तरफ। नोआखली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी के व्यक्तिगत चिकित्सक थीं। प्यारे लाल ने गांधी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। निम्न से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने पक्ष रूप से भाग नहीं लिया था प्रत्यक्ष रूप से तो इसमें से हो जाएगा वाईकॉम सत्याग्रह। ये के कलप्पम है और ये मंदिर प्रवेश को लेकर दक्षिण भारत केरल में हुआ था। ये वाईकॉम मंदिर के प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि इन्होंने समर्थन दिया था इसको। खेरा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह 1939 में महात्मा गांधी के 4 दिन के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। आप में से कितनों को पता था राजकोट सत्याग्रह? आप में से कितनों को पता था राजकोट सत्याग्रह कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए क्या है, भारतीय इतिहास का सदन वाईकॉम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था तो महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। इसका उत्तर सी भले दे दिया, लेकिन इसका उत्तर केवल 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है महात्मा गांधी सत्याग्रह में भाग लिया था। भाग नहीं लिया था गांधी जी ने, बिल्कुल गलत है, भाग नहीं लिया था। इसको वाईकॉम सत्याग्रह कहा जाता है। 1924-25 में नाम दिया गया। यद्यपि गांधी जी इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका निर्देशन समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। चूंकि दूसरे कथन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात नहीं की, इसलिए सही नहीं, गलत है। दूसरा जो कथन है उसको पढ़ने से यही प्रतीत होता है गांधी जी ने भाग लिया था। नहीं, गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ऊपर जो मैंने आपको 2 भागों में बांट कर समझाया कि समाज सुधार और आज़ादी,
बिना समाज सुधार के आज़ादी संभव ही नहीं था। तो आप किसी को ये मत मानिएगा कि मैंने समाज सुधार वाले जो नेता हैं, डॉक्टर अंबेडकर हो गए, ज्योतिबा फूले हो गए, उनको कमतर करके दिखाया, बिल्कुल नहीं। अगर ये नहीं होते तो आज़ादी मिलने का कोई मतलब नहीं बनता था। इसलिए समाज सुधार बेहद आवश्यक चीज़ था। जब तक वो पिछले स्तर पर काम नहीं कर रहा था, तब तक आज़ादी के लिए लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। कैसे समाज में एकीकरण होता अगर समाज सुधार की घटनाएं नहीं होती तो। इसलिए दोनों का ही चलना बहुत ही अद्भुत सी चीज़ थी। ये दुनिया में कहीं पर भी घटित नहीं हुआ, लेकिन दोनों जब साथ साथ चला तभी दोनों पूरक हुए एक दूसरे के। मेंस पर इस पर शानदार सवाल बन सकता है। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? तो छत्तीसगढ़ पीसीएस का सवाल है, 20 दिसंबर 1920। मत याद रखिएगा। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो जेबी कृपलानी जो हैं ये पेशे से एक शिक्षक थे। प्रसंगत विकल्प में सी हो जाएगा, मुख्यतः ये पेशे से शिक्षक थे, बाकी लोग तो वकील थे। निम्न उद्योगपतियों से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे? सन 1930 में जेल भी गए। तो जमनालाल बजाज थे जो ऑल इंडिया कांग्रेस का खजांची रहे, बहुत बार इनको जेल भी जाना पड़ा और ये उद्योगपति भी हैं, मतलब थे उस समय। अगला सवाल है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी हैं। यह उपयुक्त विवरण है किसका? तो जमनालाल बजाज जी का विवरण है, जमनालाल बजाज जी का। स्वाधीनता आंदोलन के महात्मा गांधी करीबी मित्र कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। ये गांधी मूवी में भी इनको दिखाया है एंड्रयूज को। ये गांधी जी के परम मित्र थे। चार्ल एंड्रयूज सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारत से इनका गहरा लगाव था, वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोखले, महात्मा गांधी से इनकी घनिष्ठ संबंध थे। दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए दीन बंधु की उपाधि से इनको सम्मानित किया था। अगली बार पूछा जाएगा गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि से किनको सम्मानित किया था? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। दिल्ली का जो कॉलेज है सेंट स्टीफेंस कॉलेज, उसके ये क्या थे? तो प्राध्यापक रहे थे। एंड्रयूज 1925-1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITC-TU के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के गांधी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन भी गए थे। ये इतना सारा काम किया किन्होंने? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज ने। निम्न से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो यरबदा जेल जो था जहाँ पर उनको बंद किया गया था, उसको उन्होंने कहा कि ये क्या है? मंदिर है। यरबदा कारागार महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित। गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया। तो यहाँ से गांधी जी साबरमती आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे और यरबदा को मंदिर कहते थे। वो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य बिल्कुल भी नहीं रहे थे। इसका उत्तर बी हो जाएगा, इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी 1924 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और वे फिर कांग्रेस को औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने रहे, तथापि राजनीतिक परिदृश्य पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था लेकिन उसके सदस्य नहीं बने, लेकिन उनका कांग्रेस पर बहुत प्रभाव था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे जी ने गांधी जी को गोली मार दी थी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? कि वो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो इसने कहा था माउंटबेटन ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब भारत का आज़ादी हो रहा था माउंटबेटन प्लान के पश्चात, तो सारे लोग सत्ता में लगे हुए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों। आप देखिएगा या पढ़िएगा फ्रीडम एट मिडनाइट। लेकिन गांधी जी अकेला थे जिनको लोगों की परवाह थी और वो चले गए दंगा के बीच में दंगा शांत करने और वहाँ पर धरना दे दिया कि जब तक दंगा शांत नहीं होगा मैं जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो फिर हिंदू मुस्लिम दोनों आ गए, उनके पैर के पास में बैठ गए कि ठीक है हम दंगा शांत करते हैं। ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? पता नहीं कहाँ से आती हैं। अगला सवाल है, देखिए, निम्न से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान व मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही। मैंने आपको पहले ही बताया कि उनके राजनीतिक गुरु थे, उनको बोला था कि पहले भारत को सीख लो तब कुछ भी बोलना, पहले पूरे भारत की यात्रा करो। तो वो जनरल डब्बे में बैठकर, पैदल, छोटी मोटी गाड़ियों में बैठकर पूरे भारत के उत्तर से दक्षिण, पूरब पश्चिम, चारों तरफ उन्होंने यात्रा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी किसने दिया था? तो गोपाल कृष्ण गांधी जी ने दिया था। गोखले उन्होंने 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति से अवगत होने की सलाह दी थी कि भ्रमण कर लो और अवगत हो जाओ, उसके पश्चात राजनीति में प्रवेश करना। निम्न से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकता है? तो महात्मा गांधी थे। अगर प्रोसेस गलत होगा
तो आपका लक्ष्य जो है या जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो कभी सही हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। चोरी करके अगर ऑफिसर बने तो कभी एक अच्छे ऑफिसर नहीं बनोगे आप, है ना। निम्न से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? तो महात्मा गांधी जी थे। हालांकि अगर रियलिज्म को आप लोग देखेंगे तो कई बार ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया कब? तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध उन्होंने शुरू किया था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 1917 में उन्होंने किया है चंपारण में। उसके बाद उनका दूसरा प्रयोग फरवरी मार्च 1960 अहमदाबाद की कॉटन मिल के आधुनिक मजदूरों कम मजदूरी के विरुद्ध किया। प्रश्न के उत्तर दिए हेतु दिए गए विकल्पों में चंपारण का नाम नहीं है, इसीलिए अहमदाबाद पर आंसर मारा गया, मजदूरों पर आंसर मारा गया है। निम्न से किस आंदोलन महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल में किया था। ये विशेष रूप से ध्यान इसलिए रखिएगा क्योंकि उससे पहले कोई भी मजदूर या किसान के लिए कभी पूरे भारत के इतिहास में भूखा नहीं रहा था। ये पहली बार ऐसा हुआ था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ पर दिया? तो बनारस में दिया था उन्होंने। बनारस में दिया तो लोगों को लगता था कि महात्मा गांधी अवतार हैं, आजान भुज थे वो, उनका हाथ जो है उनके घुटने के नीचे जाता था, तो इसलिए लोगों को लगता था कि अवतार हैं कहीं ये। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझिएगा इस चीज़ को। और गांधी जी को कई सारे लोग मानते थे उस समय कि देवत्व का आरोपण है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर थे उनके। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी भारत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग नील की खेती करने हेतु उनको प्रेरित कर दिया गया था, तो बाध्य किया गया था, यहीं से किया था। तो इसमें ऑप्शन में ही कोई नहीं है ना। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि 1917-18 अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूरों ने हिस्सा लिया था। मजदूरों के खिलाफ था ये, मजदूरों के समर्थन में था, अंग्रेजों के खिलाफ था। निम्न में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद का संघर्ष था औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित। किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो सूती मिल कामगारों के लिए आरंभ किया गया था। यूपी लोअर का सवाल है। गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युगों से कौन सा एक सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधी 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फॉर्म स्थापित की थी, जहां वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फॉर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया। विकल्प के दिए गए शहर में से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो वे USA में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। देखिए, वो भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था कि मशीनीकरण से बेरोजगारी आएगी, बड़े उद्योग से बेरोजगारी आएगी। वो मानते थे कि ग्रामीण स्तर के कुटीर उद्योग यानी कि छोटे उद्योग होने चाहिए, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। मशीनों का विरोध करते थे वो, क्योंकि मानते थे इससे जॉब छीन जाएगी लोगों का। तो इसीलिए यहाँ पर आप मान सकते हैं गांधी जी का ये सिद्धांत जो है ये व्यवहारिक नहीं था। आज के संदर्भ में तो बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। तो गांधी जी का जब आपसे आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा जाता है तो वहाँ पर इस चीज़ को लिखना पड़ेगा। उनका विचार था प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि, वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन बातों के आधार पर जहाँ तक अमेरिका का संबंध है, उन्होंने वहाँ के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया, जबकि भारत के लिए उन्होंने बोला था कि भारत मशीनीकरण का विरोध होना चाहिए। M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके सुधार किया जा सकता है। आरक्षण जो व्यवस्था आप मानते हैं, आरक्षण व्यवस्था वर्तमान में जो SC ST OBC EWS, इसका गांधी जी विरोध करते थे। वो बोलते थे कि आरक्षण देकर आप समाज में विभाजन क्रिएट करेंगे। वहीं डॉक्टर अंबेडकर बोलते थे कि आरक्षण बहुत ही आवश्यक है। गांधी जी बोलते थे कि आवश्यक नहीं है ये, हमें ऊपर के जो वर्ग हैं, जो ऊपर के जातियां हैं, उनको हमें समझाना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, कोई और मार्ग अपनाना चाहिए जिससे देश में जाति प्रथा का अंत हो। आरक्षण देकर आप समाज में विभाजन क्रिएट करेंगे, इससे विभाजित होगा समाज में, जाति प्रथा कभी भी खत्म नहीं होगी और इसको राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में आप पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ आगे भी चला। अब आप माने कौन सा सही थे कौन गलत थे, मेरी हैसियत नहीं है दोनों में से किन्हीं को भी सही गलत कहने की। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, यही था उनका नवाचार का तात्पर्य। नवाचार का तात्पर्य यही था उनका, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। यह शब्दावली सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद एवं R.A. माशेलकर द्वारा प्रयोग किया गया था।
कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो चंपारण सत्याग्रह की घटना इनमें सबसे पहले हुई थी। चंपारण सत्याग्रह की घटना सबसे पहले हुई थी। और आज का आखिरी सवाल यही दोनों रहेगा कि किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल जी थे। चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल जी ने आकर्षित किया था। लखनऊ अधिवेशन में उनसे मिले थे और वहीं पर उन्होंने बोला था कि आप आइए चंपारण बहुत ही अन्याय हो रहा है। तो यहाँ तक वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके और भी सवाल मैं आपको करवाऊंगा और भी कठिन स्तर के भी सवाल आपको करवाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।